Welcome back, students. Once again, I'm Shankar Kumar and I'm going to welcome you for this session. Here, today we are going to discuss sectors of Indian economy. Right? ये आज का हमारा टॉपिक है और यहाँ पे आज हम क्या क्या बात करते हैं थोड़ा सा अब देख लेते हैं क्या आज हमारा एजेंडा होने वाला है। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का। और ये जो क्लासिफिकेशन होंगे ये बिल्कुल तीन बेसिस पे क्लासिफाई किए जाएंगे। पहला हो गया बेस्ड ऑन एक्टिविटी, बेस्ड ऑन एक्टिविटी। दूसरा होगा बेस्ड ऑन ओनरशिप और तीसरा हो जाएगा बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। इनका अगर आप फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हो तो बेस्ड ऑन एक्टिविटी वी कैन क्लासिफाई Indian economy into two parts. First will be primary sector, second will be secondary sector, and as you know, third will be tertiary sector. Right? अगर हम ओनरशिप के बेसिस पे इंडियन इकोनॉमी को क्लासिफाई करें तो these will be public owned sectors एंड प्राइवेट सेक्टर। राइट, अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, देन यहां पे आप देखेंगे हमारे पास हो जाएंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं। अब इनके बारे हम काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इनके बीच में क्या इंटरलिंकिंग है, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है ये भी हम बात करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ओनरशिप का तो वहां पे पब्लिक और प्राइवेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। वहां पे हम देखेंगे कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड भी इशूज है, उसको भी हम कवर करेंगे। बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स की बात करेंगे। इनके लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत ही बेसिक फैसिलिटीज मिलती है, बहुत सारे और बेसिक फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारे आज के हमारे टॉपिक हो गए, एक एक करके हम इन सारे को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम ये स्लाइड देखेंगे और वो स्लाइड हमें बताता है क्या, क्लासिफिकेशंस ऑफ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था इससे पिछली स्लाइड में कि हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं इन्हें, और पहला क्लासिफिकेशन अगर आप देख रहे हो तो दीज आर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एक्टिविटी। टाइप ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को हम लोग तीन पार्ट में देख रहे हैं। पहला हो गया प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हो गया सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा हो गया टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर जो हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली मैं यहां पे मेंशन करते चला जाता हूं, विल प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स, दिस विल प्रोसेस रॉ मटेरियल। Here distribution will be there as the main function of tertiary sector। ठीक है, ये तीन क्लासिफिकेशंस जो देखे हैं आपने वो है हमारे एक्टिविटी के बेस पे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं अगर हम तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें
तो पहला देखोगे आप पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जैसा कि पता है पब्लिक ओन्ड बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। तीसरा जो हो गया बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो अगेन हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब इन्हीं सारे को एक एक करके हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए कौन से सेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी के हिसाब से हम यहां पे क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। पहला चीज आप देख रहे हैं, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। ध्यान देंगे ये इस बात पे, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, ठीक ना, और यूज करने का जो हमारा एक्टिविटी होता है वो हमारा कहलाता है प्राइमरी सेक्टर। दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी subsequently make, since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, and this sector is also called as agriculture and related sector। अब मैं यहां पे इन शॉर्ट में अगर बात करूं तो वो एक्टिविटी, किसी भी देश का वो एक्टिविटी जिससे हमें रॉ मटेरियल्स मिल रहा है वो हमारा कहलाएगा प्राइमरी सेक्टर। बेसिकली रॉ मटेरियल्स की हम क्या बात करने वाले हैं, तो रॉ मटेरियल्स हमारे हो गए, मान लीजिए कि अगर हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए तो एग्रीकल्चर से आ रहा है, तो एग्रीकल्चर हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए हमारे लिए वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होगा। हम बात कर रहे हैं मिल्क का, तो डेयरी के थ्रू आ रहा है, वो भी रॉ मटेरियल दे रहा है, वो भी वहां पे हम बात करेंगे, उसको कहेंगे, हम उसको डालेंगे प्राइमरी सेक्टर के अंदर। माइनिंग की बात करेंगे जो कि हमें बहुत सारे जो हमारे हैवी इंडस्ट्रीज है उनके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वो भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएंगे। तो ऐसे जितने भी एक्टिविटी हो गए हैं जो कि हमें सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल्स अवेलेबल करवा रहे हैं, उन्हें हम बेसिकली बोलेंगे क्या, प्राइमरी सेक्टर। और बेसिकली अगर मैं इन सारे प्राइमरी सेक्टर्स के वर्क को एक साथ ओरिएंट करूं तो आप पाएंगे यहां पे सबसे ज्यादा डोमिनेटेड पार्ट रहेगा एग्रीकल्चर का, किसानों का कंट्रीब्यूशन यहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हम प्राइमरी सेक्टर को बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ठीक है, यहां पे हमने इनके बारे में बात कर ली। अब है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जैसा कि मैंने बताया कि रॉ मटेरियल्स जो आएगा प्राइमरी सेक्टर से वो प्रोसेस किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा, उसको यूज किया जाएगा और उसको कन्वर्ट भी किया जाएगा। कन्वर्ट करके जो प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा फिर वो फाइनली लोगों के बीच में लाया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, और वो पार्ट होगा टर्सरी सेक्टर का। बट यहां पे हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर का, तो चलिए देखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity। मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में हम जब किसी रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करते हैं तो वहां पे ऐसे एक्टिविटी को हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी, राइट। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। जैसा कि बताया प्राइमरी ने आपको रॉ मटेरियल दे दिया, अब उस रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस कर रहे हो, ये हमारा कहा जा सकता है कि प्राइमरी सेक्टर के बाद ये नेक्स्ट स्टेप है जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है वहां पे थिंग्स को मैन्युफैक्चर करना, प्रोड्यूस करना और लोगों के लिए कंज्यूमेबल रॉ मटेरियल्स क्रिएट करना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग सुगर केन एज ए रॉ मटेरियल वी मेक सुगर और गुड़। We convert earth into bricks and uses bricks to make our houses and buildings, right? ये सारे examples आप देख रहे हैं। Since this sector gradually became associated with the different kinds of industries that came up, it is also called as industrial sector। अब जी हाँ, चूंकि यहां पे मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, और प्रोडक्शन और मशीनरी के लिए हमें चाहिए एक बहुत बड़ा सेटअप, और जहां पे हम इंडस्ट्रियल सेटअप जिसकी बात कर रहे हैं, और चूंकि ये इंडस्ट्रियल सेटअप ही होगा जहां पे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन किया जा सकता है, इसीलिए और चूंकि ऐसे एक्टिविटी को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और यहां पे हमारे पास बहुत बड़ा इंफेसिस हम डालने वाले हैं इंडस्ट्री के ऊपर, सो इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे,
प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल देगा, प्रोसेसिंग का काम उस रॉ मटेरियल का हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर चूंकि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वर्क है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे मशीनरी टूल्स चाहिए और इन सारे मशीनरी टूल्स का एक सेटअप होता है इंडस्ट्रीज पे, तो इसीलिए हम सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर के तौर पे भी जानते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। इसके बाद अगर हम बात करें टर्सरी सेक्टर का, राइट, सो आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट sector of Indian economy, if you see, that will be tertiary sector. Here it is different from the above two. कैसे, जरा देखते हैं कैसे ये औरों से different है। These are activities that help in the development of primary and secondary sector, right? These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production processes, transportation, storage, communication, banking, trade and commerce, all are some examples of tertiary sector. Basically in short अगर हम बात करें, since these activities generate services rather than goods, so that's why tertiary sector is called as service sector. और आप ये भी कह सकते हैं चूंकि टर्सरी सेक्टर जो हो गया है वो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को इंटरलिंक करता है, इन दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इन दोनों को ऐड करता है और उसके साथ इनके कामों को आसान भी करता है। बेसिकली ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन दोनों को, इसीलिए हम टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर को हमने बेसिकली एग्रीकल्चर से कनेक्ट किया, सेकेंडरी सेक्टर को हमने इंडस्ट्रीज से कनेक्ट किया, टर्सरी सेक्टर को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं सर्विस सेक्टर के। सर्विस सेक्टर से इसलिए क्योंकि यहां पे हम गुड्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस गुड्स था जो सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट था उसको हम लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये एक सर्विस का पार्ट है, इसलिए हम यहां पे बोलेंगे टर्सरी सेक्टर इज जस्ट नथिंग बट सर्विस सेक्टर बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज गोइंग टू सर्व पीपल for different purposes. That is the reason why such sectors are getting called as tertiary sector or service sector. ये था हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी का एंड दैट वाज टर्सरी सेक्टर। अब यहां पे आप एग्जांपल देख लीजिए, हमारे पास ये प्राइमरी सेक्टर्स के एग्जांपल हो गए, ये सेकेंडरी सेक्टर्स के एग्जांपल्स हो गए और यहां पे देख रहे हो आप टर्सरी सेक्टर्स, एक एक करके इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट्स, नेचुरल गुड्स, means natural goods means what? Raw materials, right? Natural objects in our surroundings are called as resources and these are raw. We can't mostly directly consume these resources, right? So that's why we have to process it, and where this process is going to happen, that process will happen at secondary sector or at industries, right? And finally when first and second activities have been completed, both can be helped out by tertiary sector, service sector. So here we are seeing some examples. ये सारे जो आप कंपोनेंट्स देख रहे हैं, क्रॉप्स देख रहे हैं, एनिमल्स देख रहे हैं, यहाँ पे मिनरल्स देख रहे हैं, ट्रीज देख रहे हैं, ये सारे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है। एंड नेचुरल रिसोर्सेस मींस व्हाट? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स, दीज आर रॉ मटेरियल्स, right? These raw materials are getting produced, or you can say these are getting transferred into finished goods, and that is the reason why this finishing of products will be done at industries, so that industry is called as secondary sector. Here we are talking about processing of raw materials, right? राइट अब तीसरे की बात करें, टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इट हेल्प्स टू डेवलप अदर सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स को डेवलप करने में कौन हेल्प करेगा, कौन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, जो कि आपने इन एग्जांपल्स के थ्रू इसको देख लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, और एग्जाम्पल हम देखते हैं। डेयरी फार्मिंग, क्या मिलेगा हमें यहां से? मैं इनका एग्जाम्पल देख लेता हूं और फिर इसको कनेक्ट करेंगे हम रॉ मटेरियल से। डेयरी फार्मिंग के थ्रू आपको क्या मिल जाएगा भाई? मिल्क, ठीक है। फिशिंग के थ्रू आपको क्या मिल जाएगा? फिश, ठीक है। कोल माइनिंग के थ्रू क्या मिल जाएगा आपको? कोल, ठीक है। ऑयल वेल्ड से आपको क्या मिल जाएगा? पेट्रोलियम,
राइट। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। कार मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग, हाउस बिल्डिंग, ब्रेड बेकिंग, furniture construction, all these are parts of secondary sector, because here goods are getting produced, getting manufactured, so that's why these are going to be kept under this secondary sector or industrial sector. Tertiary sector, यहां पे देख रहे हैं हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे देखिए हेयर ड्रेसिंग, टूरिज्म, ये सब सारे हमारे पास सर्विसेज हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, डेवलप करने में, इसीलिए ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं और एक बार फाइनली इनको देख के इस पॉइंट को कंक्लूड करते हैं। प्राइमरी सेक्टर, इट इज इन्वॉल्व विथ एग्रीकल्चर एंड डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स व्हाट, रॉ मटेरियल। सेकेंडरी सेक्टर, इट इन्वॉल्व विथ अ लार्ज स्केल प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जब भी मैं बोल रहा हूं, रॉ मटेरियल्स बोल रहा हूं, यहां पे रॉ मटेरियल्स आप ला रहे हो, इसको सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेस कर रहे हो। और फाइनली टर्सरी सेक्टर, इट इज इन्वॉल्व विथ सपोर्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, राइट। यहां पे आपने देखा कि कैसे ये सारे एक्टिविटीज हमारे कंक्लूड किए जा रहे हैं और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी हैं। एग्जांपल्स हम देख ले प्राइमरी का, तो हम बहुत बार देख चुके हैं पहले भी एग्जांपल, फिर से देख लेते हैं। फार्मिंग, एग्रीकल्चर, कैटल फार्मिंग, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स आल्सो विल कम देयर। Examples of secondary sector, if we see, iron and steel industry, sugar mills, shoe factory, cloth factory, all will come inside the secondary sector. Tertiary sector, which assist primary as well as secondary, like banking, transportation, communication, BPO services, consultancy, and many more services. Right? So these are examples of our primary, secondary, and tertiary sector. Right? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर से हम यहां पे देखेंगे, ये हमारे पास हो गए प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर और फाइनली टर्सरी सेक्टर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हमारे लिए आने वाला है। व्हाट इज दिस? दिस इज अबाउट इंटरलिंकिंग ऑफ ऑल दीज थ्री सेक्टर्स विच सो फार वी हैव स्टडीड, like primary sector, tertiary, secondary sector and tertiary sector. How are all these three sectors interlinked and interconnected and interwoven, right? तो चलिए एक बार हम यहाँ पे फिर से इसको कंक्लूड करते हैं और ट्राई करते हैं कि इनको एक साथ इंटरलिंक करने की। प्राइमरी सेक्टर यहाँ पे देखते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोसेस कर दिया। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर द नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड and processed here and getting converted into products, and finally these products will be getting distributed by service sector to consumers, and along with that primary sector and secondary sectors both are getting assist from this sector, so that's why this is tertiary sector. It helps in the development of the primary and secondary sector. ये cycle जो देख रहे हैं, ये interlinking देख रहे हैं, that is very very important. Questions are getting asked from here, right? नेक्स्ट टू दैट यहां पे हम देख रहे हैं कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग शुगर केन इंडस्ट्री का। शुगर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल, शुगर जो कि है यहां पे देखिए कल्टीवेट, शुगर केन कल्टीवेट किया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये एक पार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का, तो इसलिए हम इसको कहां पे रखेंगे, प्राइमरी सेक्टर में। इस शुगर केन को हम लेके आ गए इंडस्ट्री पे। अब इस लाने के पहले इनको क्या चाहिए भाई, एक सपोर्ट चाहिए। क्या सपोर्ट चाहिए भाई, ट्रांसपोर्टेशन का। अब ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्राइमरी सेक्टर को, तो इसलिए यहां पे हम इंक्लूड कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एज ए पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। अब आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप अपने सारे रॉ मटेरियल शुगर केन को लेके आ गए हो इंडस्ट्री के पास। ये इंडस्ट्री क्या करेगा, ये सेटअप, इंडस्ट्रियल सेटअप क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा, शुगर केन को कन्वर्ट करेगा व्हाइट शुगर, गुड़ और जैगरी के फॉर्म में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर एंड ड्रिंक, दैट इज पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। अब यहां से जो हमें फाइनल प्रोडक्ट हो रहा है उसको फिर से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, मार्केट में लाना पड़ेगा। उसके लिए फिर से हमें चाहिए क्या, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। बहुत सारे उसमें रिटेलर आएंगे, वो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी सर्विस सेक्टर में ऐड हो जाएंगे। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं, टर्सरी सेक्टर एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। शुगर केन जो कि एग्रीकल्चर का पार्ट है, प्राइमरी का सेक्टर का पार्ट है, और जब ये प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडस्ट्री पे, तब तो एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्री, दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। कौन भाई, ये सर्विस सेक्टर। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, दैट वाज एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल नंबर 2। ये एग्जांपल है कैन ऑफ पीचेज का, ठीक है ना। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। देखिए प्राइमरी सेक्टर कैसे इससे ओरिएंटेड है।
पीचेज का हमें कल्टीवेशन करना पड़ता है, ठीक ना। ऑर्किड्स आर गेटिंग ग्रोन, ऑर्किड्स ग्रोस द पीचेज, यहां पे देखिए पीच का कल्टीवेशन किया जा रहा है। इसके बाद ये कहां पे पहुंच गया भाई, ये पहुंच गया फैक्ट्री में, सेकेंडरी सेक्टर में। इनको अब क्या किया जा रहा है, इनको प्रोसेस किया जा रहा है। अब ये प्रोसेस करने के बाद इनको फिर से हमें मार्केट में लाना पड़ेगा। जब इनका फाइनल गुड्स के फॉर्म में कन्वर्जन हो गया है तो ये तो हम सिर्फ प्रोड्यूस करके अपने इन्वेंट्री में तो नहीं रखेंगे ना, उसको मार्केट में तो लाना पड़ेगा। अब मार्केट में लाने के लिए हमें किसका सपोर्ट चाहिए, टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर का। सो यहां पे हम देख रहे हैं सुपरमार्केट सेल्स द पीचेज और शॉपकीपर्स आर आल्सो बीइंग पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कंज्यूमर्स, राइट। तो यहां पे फिर से आपने देखा कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इस सारे को देखें तो ये क्या कर रहा है, ये जो टर्सरी सेक्टर है वो हेल्प कर रहा है सेकेंडरी को भी, क्योंकि ये बेच रहे हैं उसके बाद ही तो पैसा आ रहा है, और उस पैसे को सेकेंडरी सेक्टर को दे रहे हैं, फिर उसी पैसे को ये प्राइमरी सेक्टर दे रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर को दे रहे हैं। तो ये सारे जो साइकिल देख रहे हैं इससे आपको पता चलेगा इन तीनों का इंटरकनेक्शन, interdependency, right? So tertiary provides services to all the sectors. This includes transport, marketing, banking, power, telecommunications and many more such other activities are getting provided by service sector to these primary and secondary sectors, right? अब हम लोग आ जाते हैं इन 3 सेक्टर्स के कंपैरिजन के ऊपर, ठीक ना। हमने देखा कैसे प्राइमरी रॉ मटेरियल्स क्रिएट कर रहा है, उसको फिर प्रोसेस कैसे किया जा रहा है सेकेंडरी सेक्टर पे, और फाइनली कैसे वो दोनों असिस्ट किए जा रहे हैं टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर के द्वारा। तो यहां पे हमारे लिए क्या है डिस्कस करना, कंपैरिजन द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी और टर्सरी की हम बात कर रहे हैं। इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी sectors produces a very large number of goods and services. Also, the 3 sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. The next step, therefore, is to see how much goods and services are getting produced and how many people work in each sector. ये कंपैरिजन का बेसिस हो गया। हम कंपैरिजन कौन कौन से बेसिस पे कर रहे हैं? पहला बेसिस क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट पे, कितना लोग को ये एम्प्लॉयमेंट दे रहा। दूसरा क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। ये 2 पैरामीटर्स हो गया जिसपे हम कंपेयर करेंगे इन 3 सेक्टर्स को। तो चलिए कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, राइट। वाई इज क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन इंपॉर्टेंट? मीन्स वर्क डन मीन्स व्हाट, एक्टिविटी। वर्क डन मीन्स व्हाट, एक्टिविटी। हमने अभी इस क्वेश्चन को अभी इस पॉइंट को कवर कर रखा है। इससे रिलेटेड हम अभी एक क्वेश्चन देख रहे हैं। वी कम टू नो अबाउट द एम्प्लॉयमेंट इन द डिफरेंट सेक्टर्स, वी कम टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट सेक्टर्स एंड वी कैन identify the problems in the sectors and what can be the remedy for these problems, that too can be identified and addressed, right? So आप पूछेंगे कि क्यों हमारे लिए इन तीनों का कंपैरिजन करना जरूरी हो जाता है। हमें इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लोग, हमारे कंट्री के लोग हैं, वो कहां अपने आप को बिजी कर रखे हैं। बिजी कर रहे हैं तो क्या वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हो सकते हैं। अगर वहां पे वो काम कर रहे हैं तो क्या प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, क्या उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सही है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें कहां से मिलेगा, कंपैरिजन के बाद ही। और यही हमारा क्वेश्चन था, व्हाई इज क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन इंपॉर्टेंट? Why are we doing such classifications and why are we going to compare these 3 activities of an economy based on activities, right? We come to know, ये सारे पॉइंट्स को हमने देख लिया है और यहां से हमें क्या पता चलता है, we can conclude one thing from here, that each and every sectors are getting compared from each sectors because they are going to show the involvement of human population and
from there we can also conclude one more point, that what are the effectiveness of these three sectors and what can be done for improving the efficiency of all these three sectors. ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स हमें आगे के स्लाइड्स में देखने को मिलेगा. अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है. हम कंपैरिजन तो करेंगे, बेसिस भी हमने डिफाइन कर लिया कि एम्प्लॉयमेंट चेक करेंगे कि भाई कितने लोग उसमें एंगेज्ड हैं, उनका आउटपुट भी हम देखेंगे कितना जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. पर कैसे करेंगे इन सब को, हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे एम्प्लॉयमेंट को हम लोग वहां से फाइंड करेंगे, कैसे वहां से हम उनके आउटपुट को मेजर करेंगे, इसका तो कोई तरीका होना चाहिए ना. जी हां, और इसीलिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है. क्वेश्चन है, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. अब देखिए ये कंपैरिजन के द्वारा ही तो पॉसिबल हो पाएगा ना, कि कैसे हर एक तीन सेक्टर से क्या क्या आउटपुट हो रहा, क्या क्या आउटपुट आ रहा, ये कैसे हमें पता चलेगा, कंपैरिजन के थ्रू ना. अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, इसके पीछे हमें यहां पे थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस करना. चलिए एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल भी देते हैं, उसके थ्रू हम लोग कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे. विथ सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, इट वुड बी एन इनॉर्मस हेक्टिक वर्क टू काउंट द नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर. आपको पता है कि हर एक सेक्टर से कितने ही भारी मात्रा में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक काम का आउटपुट देखने की कोशिश करें, एक एक काम का हम ब्यौरा लें, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, चलिए देखते हैं. टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स. हमें जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका वैल्यू सिर्फ हमें चाहिए. अब इसके बनने में जो प्रोसेस हमें इन्वॉल्व हो रखा है उसमें हम अगर अपने आप को एंगेज कर दिए तो हम काफी ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और हमें कभी भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा. एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 10,000 kgs of wheat, these are going to be sold at ₹8 per kgs. The value of wheat will be ₹80,000. Very much obvious, right? So the value of 50,000 coconuts at ₹10 per coconut will be 50,000. Very much obvious. Similarly, the value of goods and services in the three sectors are calculated and then added up. हम पहले प्राइमरी सेक्टर से आउटपुट देख लेंगे, सेकेंडरी सेक्टर के आउटपुट देख लेंगे, टर्सरी सेक्टर के आउटपुट देख लेंगे. एक टाइम लिमिट में हम देखेंगे. मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि हम प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट देख रहे हैं 2 साल में, सेकेंडरी का 6 महीना में और टर्सरी का 3 साल में, ऐसा नहीं करेंगे. हम सबसे पहले एक टाइम फ्रेम डिफाइन करेंगे प्राइमरी सेक्टर के लिए, सेकेंडरी सेक्टर के लिए, टर्सरी सेक्टर के लिए. ये जो टाइम फ्रेम होगा सबके लिए सेम रहेगा, एक एक साल मान के चलते हैं. एनुअली जनरली हम ज्यादातर डिसाइड करते हैं इन चीज को. तो क्या होगा, प्राइमरी ने एग्रीकल्चर सेक्टर मान लीजिए प्राइमरी को कहा जाता है, तो एक साल में एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना आउटपुट जनरेट हुआ उसका ब्यौरा हमारे पास रहेगा. सेकेंडरी सेक्टर से कितना आउटपुट आ रहा है उसका डाटा हमारे पास आ गया. टर्सरी सेक्टर से कितने सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका वैल्यूएशन क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ मनी. सारे को हम एक साथ अगर जोड़ दें एक साल के आउटपुट का, तब हमें जाके थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हमारे लिए कौन सा सेक्टर कितना अब यहां पे देखिए हमने कंपेयर भी कर रखा है, एक ही साल में इस सेक्टर से कितना पैसा जनरेट हो रहा है, दूसरे से कितना हो रहा है और तीसरे से कितना. तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं ना. तो ये आउट फाइनली अगर तीनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा टोटल आउटपुट हो गया. किसी भी देश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे आप कि लोग जो रहते हैं उस कंट्री के जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन रिसोर्स है, जो एसेट हैं, वो इन्हीं 3 एक्टिविटीज में ही इंगेज रहते हैं. इसके अलावा कोई अदर एक्टिविटी है ही नहीं. आप वर्ल्ड में खोज लीजिए तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका आउटपुट क्या है, ये कंपेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है. और फाइनली कंपेयर करने के बाद हम देश के ग्रोथ को भी मेजर कर सकते हैं कि तीनों मिला के हमारे पास टोटल आउटपुट क्या आया. तो ठीक है, हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा प्राइमरी का, जैसे हमने देखा कि व्हीट का एग्जांपल लिया, हमने देखा कोकोनट का एग्जांपल लिया, और अगर हमें इन दोनों को मिला के प्राइमरी का एग्जांपल लेना रहेगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, एक साल में हमारे पास टोटल आउटपुट आ जाएगा. ठीक है ना. अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर. देखिए कैसे ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला. हम कंफ्यूज हो जाते हैं. आपको पता है कि रॉ मटेरियल विल बी प्रोसेस्ड एट सेकेंडरी सेक्टर्स एंड दैट प्रोसेस्ड मटेरियल्स will be converted into finished goods.
और वो फिनिश्ड गुड्स मार्केट में जाएगा और वहां से रिकवरी होगा किसका, पैसे का, ठीक है ना, आफ्टर सप्लाई। अब यहां पे बात हो जाती है प्राइस की। क्या फार्मर्स जो रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं इंडस्ट्री को, वो इंतजार करेंगे कि मार्केट में जब फिनिश गुड चल जाएगा तब मेरे पास पैसा आएगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पहले से एक प्री डिफाइंड हमारे पास गोल होता है, एक एस्पिरेशन होता है, और गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव ले चुकी है एमएसपी के तौर पे, कि जहां पे देखेंगे जब फार्मर्स रॉ मटेरियल्स या फिर फूड ग्रेन्स को किसी को बेचते हैं तो उनका एक मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस डिसाइड किया जाता है और उससे नीचे आप नहीं जा सकते हो, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव, अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल है। हम देखेंगे क्या यहां पे मैटर करता है जब हम किसी भी कंट्री में फाइनल वैल्यू, फाइनल आउटपुट को जब हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं इन 3 सेक्टर्स से, ठीक है ना। सो देयर इज वन precaution. One precaution means what? Let's try to see. One has to take one precaution, and that is what? Not every good or services that is produced and sold needs to be counted. हम हर एक प्रोडक्ट जो कि प्रोड्यूस हो रहा है या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको काउंट करने की जरूरत हमें नहीं होती है। कैसे, जरा देखते हैं। Only value of final goods and services should be taken into consideration in the calculation of domestic product of the country. Gross domestic product हम लोग बात कर रहे हैं जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या हो गया? In a year total outputs, sum of total outputs from all these 3 sectors will be called as gross domestic product और जीडीपी, राइट। अब यहां पे जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन करेंगे तो हम जनरली ज्यादातर फोकस करते हैं फाइनल गुड्स, ये टर्म आपको ऐड करना है डेफिनेशन में। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज गेटिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल दीज 3 सेक्टर्स एंड आउटपुट फ्रॉम ऑल दीज 3 सेक्टर्स विल बी एडेड अप एंड दैट विल गिव योर जीडीपी, राइट। तो फाइनल गुड्स क्या होता है भाई, और इंटरमीडिएट्स गुड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दीज गुड्स आर यूज्ड आइदर फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया? दीज गुड्स आर यूज्ड आइदर एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेलिंग, राइट। नेक्स्ट, ग्रॉस द प्रोडक्शन, क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, इट कैन क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री बट इट रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। ये देखिएगा डिफरेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे कभी कभी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नो वैल्यू हैज टू बी एडेड विद दीज गुड्स, बट यहां पे इंटरमीडिएट में देखते हैं सम वैल्यू हैज टू बी एडेड विद दीज गुड्स। फाइनली अगर हम देखें जीडीपी के कैलकुलेशन में कौन सा यूज हो रहा है, इंटरमीडिएट या फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स को ही सिर्फ इंक्लूड किया जा रहा है जीडीपी में, और इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग वहां पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं। इट इज वेरी मच एक्सक्लूसिव व्हेन वी डू कंक्लूड जीडीपी ऑफ एनी कंट्री। एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं तो शुगर इंडस्ट्री में देखते हैं। Sugar purchased by households for consumption, machine purchased by producer, all these are final goods. बट आपको पता है सुगर जो हम परचेज कर रहे हैं उसमें कितने ज्यादा सर्विसेज इन्वॉल्व है, कितने ज्यादा एफर्ट्स इन्वॉल्व है। कैसे? सुगर सबसे पहले सुगर केन से आएगा, सुगर केन का प्रोडक्शन फार्मर्स करेंगे, वो लेके आएंगे इंडस्ट्री के पास, इंडस्ट्री वाले उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद वो आएगा मार्केट में, मार्केट में भी आने से पहले उस पर कुछ एक सर्विसेज ऐड किए जाएंगे, और इतना करने के बाद फिर आपके पास ये सुगर आ रहा है। तो क्या हम खरीद रहे हैं एक सुगर, 1 केजी सुगर 10 रुपए में, तो क्या हम पीछे का भी प्राइस को ऐड करेंगे क्या उस पे, जहां पे जितना पे हमने फार्मर्स को दिया, कितना पे हमने इंडस्ट्री को दिया और कितना पे हमने मार्केट को दिया, क्या हम सारे प्राइस को ऐड करेंगे? नहीं। ये जो 10 रुपए पर केजी हो गया, ये शुगर केन का फाइनल अमाउंट हो गया और फाइनल आउटपुट होगा इसका, यही ऐड किया जाएगा, ना कि इनके इंटरमीडिएटरी स्टेप्स पे जो उनका प्राइस था। तो इसे हमें समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें मशीनरी टूल्स का, जो कि हम खरीदते हैं, तो आपको पता है कि वो माइनिंग के थ्रू उसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल्स लाया जाता है, मिनरल्स लाया जाता है, फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्रीज पे, फिर उस प्रोसेस करने के बाद फिर मार्केट में लाएंगे। तो क्या हर एक स्टेज पे हम उनका प्राइसिंग करेंगे? नहीं। प्राइसिंग एक बार फाइनल हो गया और उसमें सारे चीज इंक्लूडेड रहते हैं, जो जिसलिए हम उसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नो वन कैन गो बियॉन्ड दैट, ओके ना। सो एमआरपी का मतलब तो यही होता है, और इसी को हम बोलते हैं फाइनल प्राइस, राइट। नो वन कैन सेल थिंग्स बियॉन्ड एमआरपी। ये चीज आप ध्यान रखें, ये आपका कंज्यूमर राइट है।
अगर कोई बेचता है तो आप डायरेक्टली कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो, क्लेम कर सकते हैं, आपको रिफंड दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इंटरमीडिएटरी गुड्स की बात करें, गारमेंट्स यूज्ड इन रिटेल शॉप फॉर द रीसेल, सुगर यूज्ड बाय स्वीट शॉप टू प्रिपेयर स्वीट्स। अब देखिए क्या क्या ये इंटरमीडिएटरी के तौर पे काम कर रहा है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो आउटपुट हो गया, मान लिया कि एक टिस्को ने बनाया एक स्टील और उस स्टील को यूज कर लिया गया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो क्या हम टिस्को का आउटपुट काउंट करेंगे? नहीं, वो जो स्टील यूज हुआ उसका फाइनल कंजम्पशन कहां पे हुआ? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो वहां से हम उसको एक बार ऐड करेंगे अपने इंडस्ट्री में, अपने कैलकुलेशन के पर्पस से हम एक बार फाइनल गुड्स को ऐड करेंगे। इंटरमीडिएट प्रोसेसेस पे उनका प्राइसिंग जो होता है उस पे हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये था हमारा कैलकुलेशन, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं अपने जीडीपी को। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है इसके बारे में हमने देखा, कुछ एक एग्जांपल के थ्रू भी हमने इसको कवर करने की कोशिश किया है, और ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का डेफिनेशन में हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आप इसको डिफाइन कर रहे हैं तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट हैव टू बी एडेड। सो इन अ ईयर टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल दीज थ्री सेक्टर्स when get add up, then that will be your gross domestic product for that country for that particular year, right? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक फिर से एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए कितना बड़ा ये हमारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा है। अगर नहीं करता ना, अगर हम इस चीज को नहीं फॉलो करते तो हम बच के रह जाते हैं, हमारे पास कभी भी प्रॉपर कैलकुलेशन रहता है नहीं जीडीपी का, ठीक है ना। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहां पे प्रोड्यूसर नंबर 1 ने क्या किया, एग्रीकल्चर। अब प्रोड्यूसर 1 हम जब भी हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर होगा, और एग्रीकल्चर किसका पार्ट है? प्राइमरी सेक्टर का। कॉटन जो था वो 1000 पर किलो के हिसाब से प्रोड्यूसर 2 को बेचा गया, ठीक ना। प्रोड्यूसर 2 जो है वो क्या किया, इसको थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया। 1000 रुपये खरीदा और इसको थ्रेड में कन्वर्ट करके किसको बेच दिया? प्रोड्यूसर 2 को, सॉरी प्रोड्यूसर 3 को। प्रोड्यूसर 3 ने क्या किया, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? यार्न में। और आगे किसको बेच दिया? जो गारमेंट्स बनाता है, जो कपड़ा बनाता है। कितने पे? देख लीजिए 1000 से आगे 1200, 1200 से 300 ऐड कर दो 1500। अब 1500 पे बेचा किसको? फाइनल प्रोड्यूसर को, जो कि कन्वर्ट करेगा इसको फाइनल क्लोथ्स के फॉर्म में, शर्ट्स के फॉर्म में। और जब ये पर्सन खरीदेगा, सॉरी फिनिश कर देगा अपने प्रोडक्ट्स को, तो फिर मार्केट में लगेगा कितने पे? 1800 पे। तो देखिए ये हमारा एक प्रोसेस हो गया फाइनल शर्ट्स के प्रिपरेशन को लेके। तो अगर हम एक शर्ट बना रहे हैं तो हम इसके बीच में देख रहे हैं कि कितने सारे स्मॉल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, और ये सारे स्मॉल स्टेज प्रोसेसेस का अपना एक प्राइस टैग है। बट हम इसका मतलब ये नहीं करें कि हम हर एक स्टेप पे सबको जोड़ते जाएं और फिर हम उससे जीडीपी निकालें। ये काफी बड़ा एरर फिल्ड विथ एरर रहेगा, और इसको हमें मिनिमाइज करने के लिए क्या करना है? सिर्फ फाइनल प्राइस को देखना है, जो कि है हमारा 1800, और इसी प्राइस पे ये कंज्यूमर के द्वारा खरीदा जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा, और इसीलिए यहां पे हम सिर्फ इस प्राइस को इंक्लूड करेंगे अपने जीडीपी के कैलकुलेशन में, ना कि इन सारे इंटरमीडिएटरी प्राइसेस को, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। जीडीपी का हम एक फाइनल कंक्लूसिव डिफिनेशन यहां पे दे रहे हैं, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा ये स्ट्रेसफुल नहीं है, बिल्कुल इजी है, और आप इसी फॉर्म में एनसीईआरटी में जो इसे दिखा है उसी फॉर्म में आप आंसर भी देंगे। सो जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड by the three sectors of economy within a domestic territory in an year. In a year, ये चीज आपको बिल्कुल याद रखना कि हम जीडीपी एनुअली कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना। दूसरा चीज, ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन को दिखा रहा है। इंटरमीडिएटरी गुड्स के बारे में हम यहां पे कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज the market value of the final goods and services produced by the three sectors of the economy within the domestic territory in an accounting year. अब इंडिया की हम एक एग्जांपल लेते हैं। The mammoth task of measuring GDP is undertaken by central government ministry. चूंकि जीडीपी कैलकुलेट करना है तो किन्हीं को तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? द मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज
collects information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimates the GDP. पूरे इंडिया के लिए किसी एक अथॉरिटी के द्वारा यह कभी भी संभव नहीं हो पाएगा कि एक करेक्ट इंफॉर्मेशन ले पाए वो जीडीपी का। इसके लिए क्या किया गया है कि हमने इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। ग्राउंड लेवल पे सेंट्रल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने डिपार्टमेंट्स के थ्रू बताइए कि उन्होंने कितना आउटपुट खर्चा किया, कितना आउटपुट उनको मिला, कितना उन्होंने खर्चा किया और कितने प्रोडक्ट्स उनके डिपार्टमेंट के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं एक फाइनल ईयर में। अब दूसरा हो गया, जब स्टेट्स वाइज पे हमें कंक्लूड कर लिया तो हम सेंट्रल लेवल पे आ जाते हैं। सेंट्रल का अपना मिनिस्ट्री होता है और वहां पे वो अपने मिनिस्ट्री के थ्रू उसको ऐड ऑन करेंगे सारे पॉइंट्स को और फाइनली इस तरीके से हमारे पास एक फाइनल कंक्लूसिव डेटा आता है हमारे जीडीपी का, ठीक ना। और ये एनुअली कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। हिस्टोरिकल चेंजेज इन अवर सेक्टर्स, अभी तक हमने देखा कि जीडीपी के फॉर्म में हमने कंपेयर करने की कोशिश की प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का। अब हम देखेंगे कि इस जीडीपी में कैसे आउटपुट चेंज हुआ है 1947 से लेकर आज 2025 में हम हैं, कैसे हमारे पास लोगों का पार्टिसिपेशन जो कि एम्प्लॉयमेंट दिखाता है और उनका आउटपुट जीडीपी में कैसे चेंज हुआ, और इसी को हम बोलेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर। यहां पे हम देखेंगे कुछ एक पॉइंट्स। पहला अगर हम प्राइमरी सेक्टर देखें, सो एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज एंड द एग्रीकल्चरल सेक्टर बिगैन टू प्रॉस्पर, प्रोडक्शन इंक्रीज। बिल्कुल आप 1947 की बात कर रहे हो जहां पे हमारे पास रिसोर्स थे ही नहीं, इंडस्ट्रीज थे नहीं, इंडस्ट्रीज ने इनको सपोर्ट किया, यहां पे हमें एग्रीकल्चरल बूम देखने को मिला, उनके आउटपुट में हमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट प्रोग्रेस देखने को मिला और यही रीजन है कि प्रोडक्शन आउटपुट इनहैंस हुआ विद द हेल्प ऑफ इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल फैसिलिटीज। मेनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज। इट इज द स्टेज ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वेयर नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। इसीलिए यह अभी भी एक ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक ना। तो ये प्राइमरी सेक्टर का स्टोरी हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है भाई, बिकॉज ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपैंडिंग। बिल्कुल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग का जो पेस था वो भी बढ़ा और इससे हमारे पास जीडीपी में भी इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा, राइट। फार्मर्स बिगैन टू वर्क इन फैक्ट्रीज। दिस सेक्टर slowly became the most important sector in the total production and employment. Hence, a shift had taken place. It means what? It is very much important for any economy because it provided some extra employment to some of the people apart from agriculture. और ये shift जो हुआ agriculture से यहाँ पे because that was more productive than agriculture. ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टर्सरी सेक्टर। In the past 100 years, there has been another shift from secondary to tertiary sector in the developed country. कहां पे पहले हमने देखा इसमें शिफ्ट डेवलप्ड कंट्री में, सर्विस सेक्टर में जब सुधार हुआ तो सेकेंडरी सेक्टर से लोग टर्सरी सेक्टर की तरफ बढ़ गए एंड द सर्विस हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। बिल्कुल आउटपुट की बात करें तो दिस इज द हाईएस्ट आउटपुट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर ऑफ एनी इकोनॉमी। इंडिया की तो बात करेंगे, साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी इकोनॉमी की बात करते हो तो आपको पता चले कि सर्विस सेक्टर इज लार्जेस्ट आउटपुट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर है किसी भी इकोनॉमी में। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो हमने यहां पे देख लिया, ये डेटा है हमारा, ठीक ना। दिस वन इज गोइंग टू टेल अस द जीडीपी contribution by primary, secondary and tertiary sector with respect to two time frame. With respect to two time frame, one time frame we are taking of 1973 to 74 and next will be between 2013-14. अब यहां पे अगर हम बात करें तो आप देखिए कैसे जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। हम लोग बात कर रहे हैं लगभग 13 और तकरीबन 27 मींस अराउंड हम लोग 40 साल की बात कर रहे हैं और इन 40 साल में क्या क्या चेंज हुआ जरा देखिए। इस टाइम अगर बात कर रहे हो तो नीचे वाला जो ब्लू कलर है वो दिखा रहा है प्राइमरी, उसके बाद उसके जो ऊपर क्या सेकेंडरी है, उसके बाद टर्सरी। अब देखिए कैसे पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन बढ़ा है यहां पे। पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन नहीं, जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। आप सबसे ज्यादा ग्रोथ देखेंगे इस टर्सरी सेक्टर में। देखिए कितनी बड़ी वास्ट अमाउंट में
इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है टर्सरी सेक्टर में। आप कंपेयर कीजिए इस टाइम फ्रेम को, उसके बाद आप इस रीजन को भी कंपेयर कीजिए, ठीक ना, जो कि हमारा है सेकेंडरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर बढ़ा है, बट अभी भी इनका कंट्रीब्यूशन जिस हिसाब से इसमें पॉपुलेशन लोगों का भागीदारी है उस हिसाब से इनका ग्रोथ और जो इनका आउटपुट है हमारे जीडीपी में वो नहीं इंप्रूव हुआ, ठीक है ना। ये डेटा है, इसको अभी अभी हमने देखा है, ठीक है ना। सो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन इंडिया। टर्सरी सेक्टर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो ये क्वेश्चन को हम यहां पे हाईलाइट कर देते हैं। It can be asked, explain the growing importance of tertiary sector in India, right? In different forms, same kind of questions can be asked, so आप इसके लिए prepared रहो। So tertiary sector has become important in Indian economy because basic services like hospitals, education, post and telegraph, courts, police stations, schools, transportation and communication all have been improved, and these are the responsibility, basically these are the responsibility of the government in developing countries, और बिल्कुल almost at a very cheap price these services are getting served to the common people of that nation. Most of the time I'm telling you this is the job services getting provided by government to all people. ये आप देख रहे हैं हमारा पहला पॉइंट जो कि बताता है कि क्यों टर्सरी सेक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, demand for services such as transport, trade, storage will increase with the development of primary and secondary sector. So that is again a need why we have to go for tertiary sector. We have to support primary and secondary. We always have to come up with more resources. So that's why service sector is very much essential. Demand for tourism, shopping, private schools, private hospitals all got increased with the increase in the primary level of income. जैसे जैसे ही इनकम बढ़ेगा लोग अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के चलते वो इन्वेस्ट करेंगे, अपने क्वालिटी ऑफ टाइम को स्पेंड करेंगे, जिसके चलते वहां पे देखेंगे कि सर्विस सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए यहां पे डिमांड फॉर सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग। रैपिड ग्रोथ ऑफ सर्विसेज सेक्टर ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम एक्सटर्नल डिमांड सच एज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड कॉल सेंटर सर्विसेज। जी हाँ, आईटी इंडस्ट्री अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड जितने भी एमएनसीज हैं उनके अगर बीपीओ सर्विसेज की बात करो तो आप पाएंगे कि इंडिया इज द लार्जेस्ट बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर कंट्री इन द वर्ल्ड। आप देखेंगे कि आईटी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंडिया की कंपनी भी काफी बड़े स्तर पे अपने आप को लोगों के सामने रिकॉग्नाइज कराने में सक्षम हो पाई है। जैसे मान लीजिए इन्फोसिस के हम नाम ले लेते हैं, एचसीएल ले लीजिए, आप नाम ले लीजिए टीसीएस का, ये सारे जो बड़े बड़े जायंट्स हैं आईटी के इंडिया के, वो सिर्फ इंडिया तक के लिमिटेड नहीं है, वर्ल्ड में अपना गट दिखा चुके हैं और ये बहुत बड़े सर्विस प्रोवाइडर से हमारे आईटी से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये हमारे लिए बून है, ब्लेसिंग है, राइट। नेक्स्ट टू दैट, लिबरलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर प्रोवाइडेड एन एनवायरमेंट फॉर फास्टर ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। बिल्कुल, आज हम कैपिटलिस्टिक कंट्रीज की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गए हैं, तो जहां पे हमारा अब इंटेंशन बढ़ गया है कि कैसे कैसे लोगों के बीच में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सुनिश्चित किया जाए। अब इसके लिए लिबरलिज्म हमें फॉलो करना पड़ेगा, लोगों को एक ऐसे लेवल पे लेके आना पड़ेगा जहां पे वो अपने बारे में सोच पाए, उनके पास अपॉर्चुनिटीज हो बिजनेस का और अपने जो फाइनेंशियल गोल है, एस्पिरेशन से उनको फुलफिल कर पाए, और ये तभी हो पाएगा जब उनके पास सर्विस सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हो गए। तो उसके लिए भी हमारे पास आप देखें कि लिबरलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये भी एक पार्ट है सर्विस सेक्टर का जो कि पूरे कंट्री को एक सपोर्ट दे रखा। ठीक है, ये सारे 5 पॉइंट्स थे। आपने देखा कि 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स के थ्रू आप बिल्कुल 5 पॉइंट्स के थ्रू 5 मार्क्स बिल्कुल ग्रैब कर सकते हो। बट अभी भी हमारे पास कुछ अनफॉर्चुनेट केसेस हैं, कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं। बट नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। ठीक है, बहुत सारे सर्विस सेक्टर, आप मान लीजिए कि हमारे डेली लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है रिक्शा वाला, ऑटो वाला, टेम्पो वाला, राइट। हम क्या उन्हें कह सकते हैं कि वो सर्विस तो प्रोवाइड हमें करा रहे हैं, पर क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है? जिस पेस से उनका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए क्या वो हो रहा है? डेली वेजर्स जो फुटपाथ पे अपना ठेला लगा के बैठे रहते हैं, क्या उनका डेवलपमेंट हो पा रहा है? इसी बात को देखते हुए हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा
कि जी नहीं, अभी भी सर्विस सेक्टर में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिस पे इंप्रूवमेंट बिल्कुल दरकार है। ठीक है ना, क्या है वो सारी चीजें देख लेते हैं। बट नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। सर्विस सेक्टर इन इंडिया इंप्लॉयज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। जी हां, एग्जांपल आप देखिए कैसे, ये हमारे घरों में आप देखेंगे, गांव वगैरह आप जा रहे हो तो वहां पे देखोगे ऐसे ऐसे छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, ठीक ना, जो अपने घर में ही छोटे छोटे शॉप खोल के लोगों को सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, राइट। एंड at one end there are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers. At the other end there are a very large number of workers engaged in services such as a small shopkeepers, repair persons, transport persons, etc. These people barely manage to earn a living and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available to them. अब आप बताइए क्या ये सही है? सर्विस सेक्टर हमने देखा कि ये किसी भी कंट्री के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं जीडीपी में, बट देयर आर स्टिल थिंग्स वेयर वी हैव टू पे अटेंशन। यहां पे आपने देखा कैसे अभी भी इनकी हालत जो है बहुत अच्छी नहीं है। ये सेवा तो हमें प्रदान कर रहे हैं, बट जिस हिसाब से इनको लिविंग वेजेज मिलने चाहिए वो अभी भी बहुत बेहतर नहीं है। यहां पे हमें कुछ काम करने की जरूरत है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं हमारे पास इंप्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन जी हमारे इस लाइक 3 सेक्टर्स में। देखिए 71% लोग 1977 से 78 के बीच इस सेक्टर में एंगेज थे। ठीक है, अब जो हो गए हैं 40 साल बाद, इनका देखेंगे कि इंप्लॉयमेंट जो था वो घट के आ गया 44 पे। 71 से अब हम 2017-18 की बात कर रहे हैं, लगभग 40 साल बाद अगर देखें तो एग्रीकल्चर में लोगों का पार्टिसिपेशन घटा है। ठीक है ना। और अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर का, जो पहले 11% हुआ करते थे, 11% लोग 1977 में सेकेंडरी सेक्टर में काम करते थे, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है, वो कितना हो गया है 25%। बहुत अच्छा। अब हम बात कर रहे हैं टर्सरी सेक्टर का भी। 18% लोग पहले काम करते थे, अब ये बढ़ के हो गया 31%। सब में सेकेंडरी और टर्सरी में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन का एंगेजमेंट जो है उनमें बढ़ा है। पर किसमें घटा है भाई? एग्रीकल्चर में घटा है, क्योंकि आउटपुट कम है ना। लोग कितने दिन तक कम आउटपुट पे काम करेंगे? ठीक है ना। तो उनको काफी अच्छा अल्टरनेट मिला, वो मिला किसके थ्रू? सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के थ्रू। तो यही इसीलिए आप चेंजेस देख सकते हैं। अब सेम टाइम फ्रेम में अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें इन्हीं 3 सेक्टर्स के जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, तो देखिए वो भी काफी सरप्राइजिंग है। अगर आप 1973-74 की बात कर रहे हो तो 40% जो हमारा था जीडीपी का आउटपुट, वो कहां से आ रहा था? प्राइमरी सेक्टर से। ठीक है, 50 से लेके 100% देख लो, 50% हमारा आउटपुट था जीडीपी में 1970, 77 और 74 के बीच। वो कहां से आ रहा था? वो आ रहा था हमारे टर्सरी सेक्टर से। बाकी के 10% जो थे वो आ रहे थे हमारे टर्सरी सेक्टर से। आप समझ सकते हैं। अब यहीं पे अगर हम बात करें आजकल के डिकेड का, 2013-14, लगभग 40 साल के बाद का, तो देखिए अब एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है जीडीपी में वो 40% से घट के लगभग 10% पे आ गया। लगभग 10%, 10 से 11% मान के चलते हैं, ठीक ना। 10% से आपका 30%, लगभग 20% जो आउटपुट है वो इंडस्ट्री सेक्टर का बढ़ गया, सेकेंडरी सेक्टर का बढ़ गया, 10 से 20 हो गया। बाकी जो बच गया लगभग 70% वो हमारा आउटपुट हो गया टर्सरी सेक्टर से। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में टर्सरी सेक्टर का। बट सबसे बड़ा हमारे पास ड्रॉबैक ये है कि एग्रीकल्चर में लोगों का ट्रस्ट कम रहा है, साथ साथ लोगों का इस सेक्टर का आउटपुट भी जीडीपी में घटते जा रहा है। यह बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। आज भी 44% लोग एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, बट उनका आउटपुट देखिए तो लगभग 10% के आसपास का, कहीं से सही नहीं है। सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट दे रहा है, बट उनकी इफिशियंसी कम है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि उनका आउटपुट भी कम है। अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर का, 25% लोग वहां पे आज हैं एंगेज्ड, ठीक है ना, उनका आउटपुट लगभग 20% का, थोड़ा सा सही है ना, ठीक है। अब हम बात करें टर्सरी सेक्टर का, तो लगभग 31% हमारे इंडिया का पॉपुलेशन जो है इस सेक्टर में एंगेज्ड है, उनका आउटपुट देख रहे हैं तो वो है 70%। काफी यूनिक केस है ये जो केस स्टडी आप देख रहे हैं,
काफी यूनिक है, वर्ल्ड वाइड में ये एक्सेप्शनल केसेस में कहलाए जाएंगे। क्यों? लोग जहां पे जिस एक्टिविटी में ज्यादा एंगेज रहते हैं जनरली वो ज्यादा आउटपुट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर होता है। इंडिया में बिल्कुल उसका अपोजिट आप देख रहे हैं। एग्रीकल्चर जो कि सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर है, सबसे कम कंट्रीब्यूशन उनका है आउटपुट, हमारे जीडीपी में उनका आउटपुट का। तो एक बहुत ही यूनिक केस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। आप इन ग्राफ को वहां पे दिखा के अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां पे इस क्वेश्चन को देखने के लिए कि द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ, राइट? व्हाई द स्टेटस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द पुअर स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ? ये से इसके क्या रीजन है? तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारे पास है, क्यों अभी भी एग्रीकल्चर जो हो गया हमारे पास लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है? क्योंकि बिकॉज नॉट इवन जॉब्स वेयर क्रिएटेड इन सेकेंडरी एज वेल एज टर्सरी सेक्टर, even though industrial output or the production of goods went up by more than 9 times during the period, employment in the industry went up by around 3 times. तो देखिए ये आउटपुट का कंपैरिजन आप कर रहे हैं। आउटपुट जहां 2 टाइम फ्रेम में 9 गुना बढ़ गया इंडस्ट्री का, बट अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इतने 40 सालों में जो एम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज फोल्ड है वो मात्र 3 फोल्ड ही बढ़ पाया इन 40 सालों में। तो ये काफी सही नहीं है। ग्रोथ का जो होना चाहिए सिंकिंग दूसरे पैरामीटर से प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, अगर अदरवाइज you can see what is going to happen. The same applies to the tertiary, right? While production in the service sector rose by 14 times, employment in the service sector rose by just 5 times. देखिए कितना बड़ा ये ड्रॉबैक है। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा, इसलिए तो लोग कोई अल्टरनेटिव नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास कोई अल्टरनेट ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए अभी भी वो एग्रीकल्चर में ही इंगेज्ड हैं। As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only about 1/6 of the GDP. देखिए कितना बड़ा ड्रॉबैक है। 50% population, half of the workers or people of India, they are engaged in agriculture, but their output, if you see, they are very much going to contribute just 1/6 of the GDP of India. Not very much good, right? In contrast to this, the secondary and tertiary sector produces the rest of the produce, whereas they employ less, about half the people. Secondary और tertiary sector more than like 70-80% जो होता है आउटपुट दे रहे हैं जीडीपी में, बट अगर फिर भी देखें तो उनका जो एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन है वो हाफ ऑफ द पीपल से काफी कम है, लेस देन हाफ ऑफ द पीपल। आप समझिए कि कितना कम है वो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहां पे समझना चाहेंगे, कंक्लूड करना चाहिए कि पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन और उनका इफेक्टिवनेस हर एक सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए ये पॉइंट आप यहां पे देख सकते हैं, राइट? अब हम मान के चलते हैं कि कुछ एक एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जैसा कि हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एम्प्लॉयमेंट तो सही है, उसका अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए ड्रॉबैक है किसी भी कंट्री के ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। इट मींस दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैन दिस इज नेसेसरी, राइट? जितना लोग हमें चाहिए उससे ज्यादा लोग उसमें नेसेसरी इंगेज्ड हैं। सो इवन इफ यू मूव अ फ्यू पीपल, आउटपुट विल नॉट बी अफेक्टेड। इन सच केसेस वी कॉल सच काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अंडर एम्प्लॉयड or disguised in employment. When more people are engaged in some activity than the number of person required for that, this is called a disguised employment. ये था आपका एग्रीकल्चर जिसको आपने देखा। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है यहां पे आप देख सकते हो। ओपन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन अ कंट्रीज लेबर फोर्स do not get opportunities for adequate employment, this situation is called as open unemployment. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? दिस इज काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हिडन, इसको हम हिडन भी बोल सकते हैं, दिखता नहीं है कि लोग एम्प्लॉयड हैं, झूठ मूठ का पर्टेंड कर रहे हैं कि हम उसमें इंगेज्ड हैं, ठीक है ना? ओवरली एम्प्लॉयड को हम डिस्गाइज्ड बोलते हैं और हिडन बोलते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच देयर आर पीपल who are visibly employed but actually they don't have full employment. In such a situation more people are engaged in a work than required and this is called as disguised employment. ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने के पड़ेंगे क्योंकि कभी कभी ये डिफाइन करने के लिए आ जाते हैं, राइट? सो देयर आर lakhs of farmers in India who are under employed. This means
that even if we remove a lot of people from agriculture sector and provide them with proper work elsewhere, agriculture production will not suffer. And this is the reason why such type of employment is called as underemployed. This underemployment can also happen in other sectors. For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who search for daily employment, right? They are employed as painters, plumbers, repair persons and others doing odd jobs. Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little penny, right? They are doing this work because they don't have much things or opportunities in which they can engage themselves, right? ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट और कैसे रिलेटेड है ओपन एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से, राइट? हाउ मोर जॉब्स कैन बी क्रिएटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपके एग्जाम का पार्ट हो सकता है। गवर्नमेंट कैन स्पेंड, हम लोग बात करें आंसर्स का, क्या किया जा सकता है जिसके थ्रू मोर जॉब्स कैन बी क्रिएटेड। गवर्नमेंट कैन स्पेंड मोर मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड मोर लोन्स फॉर इरिगेशन। Construction of new dams and canals, constructing dams, canals or digging wells in village. On one hand, this would serve the needs of the farmers for irrigation, and on the other, people engaged in such construction activity would gain employment. इसी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि हम इंप्लीमेंट आजकल फॉलो कर रहे हैं और जिसे हम बोलते हैं मनरेगा। पहले ये नरेगा बोला जाता था, बाद में इसको मनरेगा कहा गया। आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे उसके बारे में। द गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और मेक्स बेटर रूरल रोड सो दैट मेनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर ऑन टाइम, राइट? तो ये भी इनिशिएटिव लिया जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू। Identify and promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people are unemployed, right? Opening a cold storage could give an opportunity for farmers to store their products like potatoes and onions and sell them when the price is good. In villages near forest areas, we can start honey collection centers where farmers can come and sell these with some good price. It is also possible to set up industries that processes vegetables and agricultural produce, like these are associated with agro-based farming, right? So if such opportunities are getting created, obviously these will generate more employment and that will be good, with which we can create some jobs within rural areas. आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कैसे स्टोरेज हो गया, यहाँ पे ये सारे जो फॉर्म्स हैं ये सारे अपॉर्चुनिटीज को ही तो क्रिएट करेंगे। Improve the health and education sectors whereby setting up more schools. For more schools you will need more teachers, and for more colleges you will need more professors, lecturers, and same for universities. For hospitals, if you want to increase number of hospitals, there you will require more and more people, and medical colleges also. Therefore, if you see, if we see, and these examples, these are associated with what? Infrastructure development. किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार अगर डेवलप हो जाता है तो हम ये निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमें अपना फोकस किसी दूसरे गोल पे लाना पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबके लिए काफी बड़ा नेसेसिटी हो जाता। आप देखिए एजुकेशन, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ये सारे क्या हैं? ये तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का तो पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का तो पार्ट है। लाइक आजकल हम लोग आईटी की बात करते हैं, ये भी तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट हो गया। तो अगर ये सारे चीज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, डेफिनेटली दीज विल क्रिएट मोर एंड मोर जॉब एंड अनएम्प्लॉयमेंट सडनली विल बिकम an extinct word, right? But first we have to come up with some of these options, right? Promoting tourism, regional craft and IT sectors can also create some job opportunities. बिल्कुल सही बात है। अब मैं बात कर रहा था इसका नरेगा, right? So Mahatma Gandhi Employment Guarantee Act 2005, later it was renamed as Manrega, okay na, is an Indian labor law and social security measures that aims to guarantee the right to work. This act was passed in September 2005 and instantly it was implemented also. Passed in the form of bills, converted into act, and later it was executed instantly in same year, right? अब यहां पे हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, right?
So Manrega guarantee 100 days of employment in a year by the government, right? By the government. If the government fails to do so, right, it will give unemployment allowances to the people. The types of work that would in future help to increase the production from land will be given preference under this act. Like गांव को एरिया में छोटा छोटा नहर बना देना, कैनाल बना देना, जो कि इरिगेशन के पर्पसेस से भी यूज हो सकता है और आगे के चल के ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है, राइट। तो ये सारे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव काफी हेल्पफुल रहे हैं और ये काफी ज्यादा हद तक सक्सेसफुल भी रहा है, लोग स्पेशली रूरल एरियाज में लोगों की लाइफ को इंप्रूव करने में, उनको अपलिफ्ट करने में सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा, यहां पे देखिए बेसिक फीचर्स क्या क्या है। 100 डेज, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया गया, आप देख सकते हैं। 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस, आज आई थिंक ये बढ़ के 150 दिन हो गया है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया, बट फिर भी आप इसको ध्यान में रखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इफ वर्क not got provided, a fixed timeline for payment of wages, compensation for delayed payment, बहुत बड़ी बात है। Transparency and accountability, wages to be credited to bank, post office account और direct distribution system PDS, public distribution system के थ्रू उनको डायरेक्ट में उनके अकाउंट में मनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, फीचर्स हो गए हमारे मनरेगा के। एक चीज और, if work is not provided within 15 days of registration, unemployment allowances will be given. Work is provided within the radius of 5 किलोमीटर, आपके घर के 5 किलोमीटर के अंदर रेडियस के अंदर ही आपको जॉब प्रोवाइड कराया जाएगा। ये भी आपको सुनिश्चित करना है, गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना है, तो ये बहुत बड़ा फैक्ट हो जाता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए और ये फीचर्स हो गए, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, इस पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करें डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो सबसे पहले बात, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये क्लासिफिकेशन जो है ये है रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे। सेक्टर्स वो ऑर्गेनाइज कहलाएंगे जो कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। सो दीज सेक्टर्स कवर्स दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क लाइफ स्टाइल। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक दे कैन बी प्राइवेट लिमिटेड, दे कैन बी what do you say, a group of companies, joint venture, whatever company they want to register, they can register with government, which means what, they have got consent from government of India and have to follow. If you have been given consent from government, which means what, you have to follow all the instructions of government, right? So they have to follow its rules and regulations which are given in various laws such as the Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, सॉफ्ट एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ये सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। अगर आप अपने आप को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कर रहे हो तो इन सारी बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉय को ये सारे बेनिफिट्स आपको देने होंगे। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। इसके बिल्कुल एक फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसे सारे लोग फॉलो करते हैं और बिल्कुल ये स्मूथ होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और इसीलिए यहां पे इन लोगों का आउटपुट काफी ज्यादा रहता है क्योंकि वो एक यूनिडायरेक्शनल वे में काम कर रहे हैं। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, लाइक 8 hours 9 hours they can work. If they work more than their stipulated time, then they will be paid some by employer in the manner of some overtime work. So ये सारे पॉइंट्स आप देख रहे हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, राइट। They get paid leave, payment during holidays, provident fund, gratuity, etc. They are supposed to get medical benefits and under the laws, the factory manager has to ensure facilities like drinking water and safe working environment. When they retire, these workers also gets pension sometimes, right? तो ये एग्जाम्पल, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप समझ सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड हैं और ये बिल्कुल जरूरी हो जाता है सभी एम्प्लॉयर को फॉलो करना। नाउ अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, सो दिस ऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इन पे कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट को इनके बारे में पता भी नहीं है, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हैज नॉट any idea about these points, these people, then definitely these like local people will be beyond the rules and regulation prescribed by the government, right? So there are
rules and regulations, but these are not getting followed. So jobs here are low paid and often not very much regular. There is no provisions for overtime, paid leave, holidays leave due to sickness, etc. Employment not secure. People can be asked to leave without any reason. When there is less work, such as during some seasons, some people may be asked to leave. A lot also depends on the whims of the employer. You have to face the wrath of the employer also sometimes, because you are like very much intended to get job. First time if you got a job, you will work there for any cost, and during this process you can face the whims of the employer also, right? So this sector includes a large number of people who are employed on their own, doing a small job such as selling on the street or doing repair work. Similarly, farmers works on their own and hire laborers and when they require, especially within a season. So ये सारी चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जा रहे, बस आप काम करो, जो भी अमाउंट दिया जाता है उसको आप जेब में रखो और दैट्स इट. आपको कोई बेनिफिट्स इसके अलावा नहीं दिया जाएगा. ये सारे जो कंडीशंस हो गए अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के हो गए, राइट? यहां पे आपने देखा इनके ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं, ईंट बनाने वाले जो लोग हो गए हैं, जो डेली बेसिस पे औरतें जो काम करती हैं, जो शॉपकीपर्स हो गए, जो अपने घर में ही शॉप खोल के बैठे हुए हैं, यहां पे भी उनका हालत वैसा ही है. आप लोग जो देखिए खेती में काम कर रहे हैं, जो कि सीजन में एम्प्लॉय किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा, तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलें कि इनके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है, और जहां पे भी ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं बस कुछ चंद रुपयों के चलते, जिसको लेके वो अपने फैमिली को फीड कर सकेंगे. यही उनका मेन इंटेंशन होता है. इन्हें तो आधा से ज्यादा जो रूल्स एंड रेगुलेशन इन्हें पता भी नहीं होता. तो आप क्या बोलेंगे कि ये सारे जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड है. बेसिक कंपैरिजन बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर. व्हाट इज द मीनिंग? डिफिनेशन हमने देख रखा है. गवर्नड बाय ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखें कि गवर्नमेंट के थ्रू गवर्न किया जाता है, इनको फॉलो करना हो जाता है फैक्ट्रीज एक्ट, बोनस एक्ट, पीएफ एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, ठीक है. बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिल्कुल इनको इनसे कोई मतलब नहीं है. गवर्नमेंट रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बिल्कुल फॉलो नहीं किए जाते हैं. रिम्यूनरेशन जो की बात करें तो इनका मंथली सैलरी फिक्स रहता है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या हो सकता है? डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस हो सकता है. जॉब सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिल्कुल है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है. वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होता है, बट अनऑर्गेनाइज की बात करें तो हो सकता है कि 10 घंटा, 12 घंटा, कभी कभी 15 घंटा भी उनको काम करना पड़े. ओवर टाइम के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग पे किए जाते हैं, एक्स्ट्रा वर्क अगर करते तो उनको पे दिया जाता है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग के पास ऐसा कोई प्रोविजन ओवर टाइम का है ही नहीं. सैलरी फॉर वर्कर्स की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन विच हैव बीन मेंशन्ड बाय गवर्नमेंट, राइट? बट इनके लिए अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है. कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिल्कुल होता है. उसके लिए कुछ पीएफ गवर्नमेंट कंपनी देगी, कुछ सैलरी कुछ आपके पर्सनल सैलरी अकाउंट से डायरेक्ट होगा, तो बिल्कुल है वहां पे. बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे तो कुछ नहीं वहां पे. इंक्रीमेंट इन सैलरी वंस इन ए वाइल होता है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो रेयरली, लगभग 9 के बराबर आप देखेंगे वहां पे कोई सैलरी इंक्रीमेंट होता है. बेनिफिट्स एंड प्रीक्विसाइड्स बिल्कुल एम्प्लॉयर कैन गेट एड ऑन बेनिफिट्स लाइक मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन, लीव, ट्रैवल कंपनसेशन एंड मेनी मोर फैसिलिटीज. बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप बिल्कुल भूल जाइए कि ऐसी चीजें भी हुआ करती हैं. ये सारे हमारे डिफरेंसेस हो गए. वीवीआई ये पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन कीजिए क्या क्या डिफरेंसेस है हमारे पास ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में, राइट? यहां पे हमने इन सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है. अब यहां पे हम बात कर रहे हैं हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन इन रूरल एरियाज. ये वही लोग हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं who are very very vulnerable and government must have to take some initiative for their upliftment within the society. The rural areas, the unorganized sector mostly comprise of landless agricultural laborers, small and marginal farmers, sharecroppers and artisans such as weavers, blacksmiths, carpenters and goldsmiths. Nearly 80% of rural households, ये ध्यान रखेंगे आप, 80% of rural households are in a small and marginal farmers category, and these farmers need to be supported through adequate for timely delivery of their seeds, inputs, credit storage facilities and marketing outlets. तो इनके लिए हमें बहुत ही सुधार करने की जरूरत है, ठीक है ना? क्योंकि जो 80% जो हमारे रूरल एरियाज के लोग हो गए इन्हीं सारे एक्टिविटीज में एंगेज हैं, और बेसिकली ये सारे एक्टिविटीज किसके अंदर आएंगे?
अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आएंगे। अगर यहां पे सुधार होती है तो बेसिकली 80% जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा और वहां पे भी एक दरकार रहेगी इनके लाइफ में सुधार की। हु आर दीज वल्नरेबल पीपल, फिर से हम बात करेंगे अर्बन सेक्टर की। यहां पे बात करें पहले तो अभी हमने अर्बन रूरल की बात की, अब हम अर्बन की बात कर लेते हैं। इन द अर्बन एरियाज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंप्राइज मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड एटसेट्रा, दोज हु वर्क इन स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स, garment makers, rag pickers, etc. A small scale industry also needs government consent and support for procuring raw materials and marketing of output. The casual workers in both rural and urban areas need to be protected. Majority of the workers from scheduled caste, tribes and backward communities find themselves in the unorganized sector. Besides, यहाँ पे देखिए कास्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास, ये सारे पीपल ही ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एंगेज रहते हैं। बिसाइड्स गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क दीज वर्कर्स आल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इन्हें इनके कास्ट के हिसाब से जॉब मिल रहा है और ये और फर्दर प्रमोट करता है क्या, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इज दस वेरी वेरी नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशियो डेवलपमेंट। यहां पे हमने देखा कि कैसे ये जो वल्नरेबल लोग हैं शहर और गांव में, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट उनके लिए कोई इनिशिएटिव ले, ठीक ना। अब यहां पे बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी बेस्ड ऑन ओनरशिप। ये क्या क्या है, पब्लिक सेक्टर है और हमारे प्राइवेट सेक्टर है। Another way of classifying economic activities into sectors could be on the basis of owns assets and is responsible for the delivery of services, right? पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बेसिकली आपको पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है, राइट? इनके सारे जो एसेट हो गवर्नमेंट के द्वारा अरेंज किए जाते हैं, ओन किए जाते हैं, राइट? प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आपको पता है कि इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा ये ओन किया जाएगा। एग्जांपल आप इसका देख लीजिए, टिस्को, रिलायंस, अदानी, ये सारे प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। ये थोड़े से हमारे कंपैरिजन हो गए, डिफरेंसेस हो गए बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। वीवीआई ये भी हो जाता है, ठीक है। बेसिक क्या है ऑब्जेक्टिव, पब्लिक सेक्टर का मेन इंटेंशन है लोगों को सेवा प्रदान करना, बट प्राइवेट सेक्टर का क्या मेन प्रॉफिट है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करने के बाद प्रॉफिट अर्न करना। अब ये इनको पैसा, पब्लिक सेक्टर को पैसा कहां से आ रहा है, पब्लिक सेक्टर का जो पैसा आ रहा है सर्विस प्रोवाइड करने के बाद ये टैक्स के फॉर्म में जो पैसा ले रहे हैं, कुछ पेनाल्टी ले रहे हैं और कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में ले रहे हैं, वही इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। बट प्राइवेट सेक्टर का दे आर इश्यूइंग शेयर्स, डिविडेंड, डिवेंचर्स बाय टेकिंग लोन, जिसके थ्रू वो अपने लिए पैसे का रेवेन्यू का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बेनिफिट्स है, पब्लिक सेक्टर में ज्यादा जॉब सिक्योरिटी है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि गुड सैलरी पैकेज रहता है, कंपिटेटिव एनवायरनमेंट रहता है, इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। बेसिस ऑफ प्रमोशन पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, सीनियोरिटी का रहता है, प्राइवेट सेक्टर में मेरिट के बेसिस पे प्रमोशन दिया जाता है। जॉब स्टेबिलिटी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल नहीं के बराबर है, पब्लिक सेक्टर में बहुत ही ज्यादा जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है। ये था हमारा एक कंपैरिजन। कुछ एक आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, ये सारे जो देख रहे हैं कंपनीज, ये बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन्ड है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी इन्हें बोला जाता है, पीएसयू भी बोला जाता है, गेल, सेल, टेल, भेल, ये सारे जितना भी नाम आप देख रहे हैं सब हमारे पास गवर्नमेंट का पब्लिक इंटरप्राइज है और इन्हें हम यहां पे देख रहे हैं एग्जांपल्स के फॉर्म में। अब यहां पे देख लीजिए, ये सारे हमारे पास हो गए प्राइवेट कंपनीज, बिग बाजार, एमआरएफ, महिंद्रा, हीरो, ये सारे जो हो गए सब हमारे प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज हो गए जो कि ओन्ड किए जा रहे हैं एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर हम देख ही चुके हैं कि इनका क्या रहता है कि दे प्रोवाइड गुड जॉब सिक्योरिटी एंड दे प्रोवाइड वेरी हाई अमाउंट ऑफ जॉब स्टेबिलिटी ऑल्सो, राइट। तो ये था थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्यों? देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट which private sector will not provide at a reasonable cost. Why?
as huge sum of amount is needed which private sector cannot afford, so public sector is needed. There, for example, if you see building bridges, railway, all are getting done by public sector only. There are several basic activities which government has to support, for example, selling electricity at lower cost, providing drinking water at affordable price. Means these are services which must have to be provided to everyone at a very reasonable price, and it can be only possible if government is doing, because government will have an intention to provide services at a very cheap price. But if you see same time, that is not getting done by a private body, because private people will always try to earn more and more profit, and that is not good for the common people. That's why main intention of public sector, if you see, that will be associated with providing services at a very reasonable price. ठीक है, रोड्स, एयरपोर्ट्स देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, एनर्जी देख लीजिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल, ये सारे चीज जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल प्रोवाइड किए जा रहे हैं हमारे पास बिल्कुल ज्यादातर प्रोवाइड किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक सेक्टर्स के थ्रू, राइट। तो ये पॉइंट्स हम देख रखे हैं और ये था हमारा लास्ट कंटेंट। तो काफी बड़ा टॉपिक था, हमने इसको समराइज किया है, कंक्लूड किया है। इससे रिलेटेड कुछ एक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हम लेके आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।